हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ई शिखर सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह 10 बजे से लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो मोदी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल 1 साल पूरा होने के मौके पर मंत्री हो, उस कैबिनेट के बड़े नेता हो, बड़े प्रवक्ता हो या फिर विपक्ष के बड़े नेता हो, सबका यहाँ पर मेला और रेला लगा हुआ है। सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताइए क्या लग रहा है आपको, इस बार जो ये साल भर पूरा हो गया है मोदी सरकार का, इसमें हमने क्या पाया है और हमने क्या गवा दिया है। कोरोना वायरस को लेकर हमारी तैयारी कैसी है और आने वाला हिंदुस्तान कैसा है, इन सारे मसलों पर आज मंथन चिंतन हुआ है। और अब हमारे साथ एक खास मेहमान है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज है आपके? नहीं, वालेकुम बहुत दुआएं हैं, इनायत है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, 1 साल पूरा हुआ है, वर्जन 2.0 ये मोदी सरकार का है। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मैं चाहती हूं कि शुरुआत उन 5 बड़े कामों से होनी चाहिए जो साल भर में आपने कर दिखाए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, फटाफट से। देखिए, पहली बात यह है कि अगर ये साल मोदी जी का अगर आप देखें, यानी मोदी सरकार के दूसरा जो कार्यकाल है, तो वो एक इकबाल का कार्यकाल रहा है, इंसाफ का कार्यकाल रहा है और पूरी मजबूती के साथ ईमान का कार्यकाल रहा है। इकबाल, इंसाफ और ईमान के साथ ही सरकार ने 1 साल पूरे किए हैं और उससे पहले भी इसी संकल्प और इसी सिद्धांतों के आधार पर सरकार ने काम किए 5 सालों तक। जो आपने पूछा अल्पसंख्यक, देखिए एक बात हमें समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो हमारा काम है, अगर हम जो है वो लोगों के घरों तक जो है वो बिजली पहुंचा रहे हैं तो वो सिर्फ जो है हिंदुओं के यहाँ पहुंचाएंगे, मुसलमानों के यहाँ नहीं पहुंचाएंगे। अगर लोगों को हम घर दे रहे हैं तो वो हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। वो एक लंबी श्रृंखला है, लंबी लिस्ट है। वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि इसका लाभ कितनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज को, जो भी लोगों गरीबों के कल्याण के लिए काम इस सरकार ने किए हैं, उसका लाभ उनको भी हुआ है। अगर मकान गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया गया तो लगभग 32% ऐसे गांव थे जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके थे जिनमें कि उनको फायदा हुआ। बिजली जब गांव में पहुंची तो उसमें भी जो है वो 38-39% ऐसे गांव थे जिनको कि अंधेरे में रखा गया था, जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके थे। ये तमाम ऐसी एक लंबी लिस्ट है। वो उसके अलावा जो है वो हमारा जो है वो पहली प्राथमिकता जो है वो एजुकेशन की है, एम्प्लॉयमेंट की है, एम्पावरमेंट की है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के लिए हमारा मंत्रालय, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार पूरक कौशल विकास के कार्यक्रम से हो, लगभग हमने 4.25 करोड़ स्कॉलरशिप दी, जो कि इतिहास में, अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा होगी। उसका नतीजा हुआ कि जो ड्रॉप आउट रेट है अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों का, वो बहुत कम हुआ। लगभग 73-74% था, वो 32% हो गया। केंद्र सरकार के रोजगार और रोजगार के मौकों के आधार पर अगर देखें आप, तो बहुत बड़ी तादाद में समाज के सभी वर्गों में जंप हुआ है, उसमें अल्पसंख्यक समाज का भी है। केंद्र सरकार की नौकरियों का अगर देखें आप, तो जब मोदी जी की सरकार आई थी तो 4% था, अब 10% क्रॉस कर रहा है। ये एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हम जब समावेशी विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट विद डिग्निटी की बात करते हैं, हम जो है डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हम बिना तासुब के जो है वो तरक्की की बात करते हैं, तो उसमें किसी समाज के सभी वर्गों को तरक्की की बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी मिलती है और उसमें मोदी सरकार में ये काम हुआ है। इसलिए अगर आप देखें तो इस दौरान कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए भेदभाव हुआ, ये किसी ने सवाल नहीं किया कि अल्पसंख्यकों के रोजगार में भेदभाव हुआ, कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि अल्पसंख्यकों की जो तरक्की की हिस्सेदारी, भागीदारी है, उसमें किसी तरह का जो है वो कमी है, कमजोरी है, इसमें नहीं किया। और दुनिया भर के फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से, कहानियां जरूर गढ़े गए, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्याओं को जो है वो किसी ने नहीं कहा कि साहब वो इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है भेदभाव किया, तरक्की के क्षेत्र में भेदभाव किया, किसी भी तरह का भेदभाव किया। मैंने अब तक उन तमाम लोगों को और उस ब्रिगेड को नहीं देखा है जिसने इस बात पर
मार्च निकाल दिया हो या कैंडल लाइट लेकर बाहर निकल गए हो कि हमारी बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, या सरकार हमारी बच्चियों को किसी तरह की कोई तालीम देने की प्लानिंग करती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी बात सच है ना कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अगर है तो इसका मतलब ये है कि ख्याल रखने के लिए ही है। इसका मतलब ये है कि इनको थोड़ा और ज्यादा उभारने की, संवारने की जरूरत है। और यही वजह है कि आप आज मंत्री हैं, आप कह रहे हैं, नाम गिना रहे हैं और काम भी गिना रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार पर अल्पसंख्यकों को भरोसा ही नहीं है? भरोसा नहीं, वो मानते ही नहीं है। देखिए, ये कहना कि अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं है, ये मुझे लगता है गलत होगा। हाँ, कुछ ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भारत बैशिंग ब्रिगेड है, और वो भारत बैशिंग ब्रिगेड ने अपना रूप जो है वो मोदी बैशिंग ब्रिगेड के रूप में अख्तियार कर लिया है। और 2014 से लेकर के अगर आज तक आप देखें तो इनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है कि हर दिन इनको हंगामा करना है, हर दिन इनको जो है वो देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और साजिशों को किस तरह से जो है हवा दी जा सके उसकी कोशिश करना है। आपको याद होगा कि जब मोदी जी सरकार में आए तो उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा शोर इसी ब्रिगेड ने मचाया था, बल्कि इस साजिशी सिंडिकेट ने मचाया था कि अब तो इस्लामिक देशों के साथ रिश्ते गए, अब तो जो है वो मोदी जी आ गए तो अब कोई इस्लामिक देश इधर झांक के भी नहीं देखेगा इंडिया की तरफ। आज जो है दुनिया में, भारत के इतिहास में सबसे अच्छे रिश्ते हिंदुस्तान के जो है वो तमाम देशों के साथ साथ इस्लामिक देशों से हैं। इस्लामिक देश पहली बार अगर अपने नागरिक सम्मान को भारत के किसी नेता के रूप में चुनते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनते हैं, चाहे वो सऊदी अरब रहा हो, चाहे यूएई रहा हो, चाहे इजिप्ट रहा हो या तमाम और देश रहे हों। उन्होंने सब ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आज जो एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं, उस रिश्ते को कैसे उसमें रंग में भंग डालो, किस तरह से उस पूरे के पूरी तरह से उस गुमराह करो, उसमें ये गुमराही ब्रिगेड लगी हुई है और लोगों को ये कहने की कोशिश कर रही है कि इस देश में इस्लामोफोबिया हो गया है। अरे भैया, ये देश वो देश है जो आजादी के समय जहां पर कि अल्पसंख्यक लगभग 8% थे, आज 22-24% हो गए। ये 2011 की जनगणना है, आने वाली जनगणना में और बढ़ेगा। ये वो देश है जहां पड़ोस में मैंने सिर्फ सऊदी अरब और हिंदुस्तान ये लिखा तो एक के बाद एक, ग्रोइंग एंगर इन गल्फ ओवर मुस्लिम बैशिंग इन इंडिया, ग्रोइंग एंगर इन गल्फ ओवर मुस्लिम बैशिंग इन इंडिया, मुस्लिम मिरर, इंडियन मुस्लिम्स डोंट नीड गल्फ्स कंसर्न, दे नीड मोदी सपोर्ट। एक तरफ Saudi scholar calls for expulsion of Hindu supremacists from the Gulf, assault on Indian worker strains ties with Saudi Arabia। ये सब लिखा हुआ, मतलब पहले पन्ने में तो सिर्फ यही चीजें लिखी हुई आ रही है। कई लोगों ने कोशिश की और पूरा एक कैंपेन चला था कि सऊदी अरब से और देखिए क्या है, मैंने एक बात, उसमें आप जानते हैं कि आपकी की पार्टी के एक एमपी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमें तेजस्वी सूर्या, उनका एक कोई पुराना ट्वीट निकालकर अच्छा खासा कैंपेन हुआ था और मुझे कई होंगे। मैं इसमें मेरी पार्टी की, आपकी पार्टी की, मैं, हाँ देखिए मुझे लगता है मुझे बिल्कुल पता है, और मुझे लगता है कि ये जो साइबर ठगों का एक गिरोह है, उन साइबर ठगों के गिरोह ने भी इस दौरान बहुत देश का नुकसान किया है। और अब सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, उनके स्रोत भी पता लग गए हैं, उनके जो है वो सरगनाहों का भी पता लग चुका है। उन साइबर ठगों ने जो है वो देश को बहुत बदनाम करने की कोशिश की, दुनिया को जो है वो ऐसे झूठे झूठे फर्जी, फेक, फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके, और कभी लिंचिंग का कहानी किस्सा सुनाने लगे, कभी जो है वो कहने लगे कि साहब इस मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कभी कहने लगे कि साहब इस देश में जो है वो अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित, उसके धार्मिक अधिकार रह ही नहीं गए। ये सारी चीजें हुई। मैं आपको इन 5 सालों और इस 5 साल और ये 1 साल, इन 6 सालों में मैं केवल 4 घटना या 3 घटना या 2 घटना आप ऐसी बता सकती हैं क्या कि किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी को भी उसके धार्मिक अधिकारों को जो है वो अदा करने की इजाजत न दी गई हो? क्या आप बता सकती हैं कि किसी को भी तरक्की की हिस्सेदारी, भागीदारी इसलिए नहीं हो पाई हो कि उनको जो है वो इस धर्म के हैं, इस जाति के? अभी कोरोना के पीरियड में
कोरोना पीरियड में जब 41 करोड़ लोगों को जो है वो एक विशेष पैकेज दिया गया इस दौरान। सरकार है 3 ऐसी जगह है जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, बकायदा कोर्ट में जाना पड़ा था और कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और ये कहा कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी। आरोप क्या लगे मुख्तार अब्बास नकवी साहब आप पर, आपकी पार्टी पर और आपकी सरकार पर कि ये आप वाटर टेस्टिंग कर रहे थे कि इन 3 जगह पर अगर किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता है तो इसको बड़े लेवल पर खेला जाएगा, ये आरोप है। अच्छा, आप ये बताइए, कोरोना पीरियड में एक दिशा निर्देश जो थे लॉकडाउन के भी और सारे कोरोना पीरियड में कर्फ्यू जो जहां पे लगे थे उनके भी थे, क्या किसी मंदिर में वहां पर जो है लाउड स्पीकर लगा के कीर्तन हो रहा था क्या किसी गुरुद्वारे में शबद कीर्तन हो रहा था क्या लाउड स्पीकर लगा करके, या किसी चर्च में जो है वो लाउड स्पीकर लगा करके जो है प्रेयर हो रही थी क्या? अरे भैया, एक दिशा निर्देश थे। और हम भारत की बात क्यों कर रहे हैं? अगर सऊदी अरब में जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, मस्जिद नबवी, वहां पर जो है वो नमाज या इस तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रही थी, जो हरम शरीफ है वहां पर तवाफ या वहां पर उम्रा के सारे कार्यक्रम जो है वो रोक दिए गए थे। सऊदी अरब के साथ साथ जो यूएई है, कतर है, जितनी भी दुनिया के देश हैं, सभी ने जो है वो इस दौरान जो है वो पूरी तरह से उसका एहतियात भी रखा है और हिफाजत के साथ इबादत के रास्ते को अपनाया। अब कुछ लोगों को लगता था कि ये इस तरह से, जी वही मैं कह रहा हूं, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि कुछ लोगों ने एक ठान लिया था, ये ठान लिया था कि हम जो है वो पूरे के पूरे इस मामले, इस समय भी, इस संकट के समय भी, इस संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम किस तरह से इसमें व्यवधान डालें, किस तरह से हम इसमें जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करें, उसकी कोशिश करेंगे। और उन लोगों ने किया। मुझे लगता है आपकी मेरी आवाज में, लेकिन मैं इस देश के लोगों को, एक देश के 130-135 करोड़ लोगों को नतमस्तक होकर के, थोड़ी देर से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और फिर उसका आपका रिप्लाई भी थोड़ी देर से आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब कि ये इस्लामोफोबिया, इस शब्द को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हो सकता है कि आपके और मेरे जैसे तमाम जो लोग हैं वो इस चीज से चिढ़ते हों, लेकिन ये बात तो सच है कि इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरीके का काम हुआ है? मतलब तरह तरह के फेक न्यूज फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, अब इससे तो आप मना नहीं कर सकते, हो ही रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि वक्फ बोर्ड की तरफ से अलग अलग, ये तो आप ही की तरफ से, आपके मंत्रालय से ही आंकड़ा आया है, 51 करोड़ से ज्यादा जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया गया कोविड को लेकर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लगभग 2 करोड़ रुपए जो है पीएम केयर फंड में दिया है। मेडिकल कॉलेज ने 100 से ज्यादा बेड्स का जो है वो इंतजाम किया है कोरोना वायरस पेशेंट के लिए। इस तरीके की बातें निकल कर क्यों नहीं आती है? बात निकल कर आती है तो एक मुसलमान ने फल पर थूक दिया, एक मुसलमान ने जो है गड़बड़ी कर दी, कहीं जाकर मार कुटाई कर दी। यही चीजें क्यों देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है? ये अच्छी चीजें कहां छुप जाती है और दब जाती है? देखिए, इस्लामोफोबिया ये है कि एक मुस्लिम की मैयत को हिंदू कंधा लगा करके दफनाने ले जाते हैं। इस्लामोफोबिया ये है इस देश में कि जब मोदी जी आए थे तो 4% के इर्द गिर्द जो है वो केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी थी, आज 10% हो गई। जो इस्लामोफोबिया ये है कि जब मोदी जी आए थे तो 73-74% बच्चे और बच्चियां स्कूल जाते थे और स्कूल छोड़ करके चले जाते थे, आज वो घट करके 32% हो गया है और इन 4 सालों में हम 0% करेंगे। इस्लामोफोबिया ये है कि आज वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज को जियो मैपिंग कर दिया गया है और 100% मोदी जी की सरकार फंडिंग कर रही है कि आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, हॉस्टल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, जो भी चाहिए बनाइए, आप जो है उस पे जो है वो समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम करिए। इस्लामोफोबिया यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आधे % भी जो है वो भागीदारी अल्पसंख्यकों की नहीं हुआ करती थी। आजादी के बाद सबसे ज्यादा इन 3 सालों में अल्पसंख्यकों की, पहले जो है वो 3 साल पहले लगभग 115, उसके बाद 124 और उसके बाद 138
इतने अल्पसंख्यक समाज के लोग जो आजादी के बाद अब तक कभी हुए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कह रहा हूं, जो आईएएस है, आईपीएस है, एलाइड सर्विसेज में, ये तमाम एक के बाद एक लंबी श्रृंखला है। ये है इस्लामोफोबिया। और इसको अगर इस्लामोफोबिया कहते हैं तो वो लोग, जो लोग ये कह रहे हैं, वो इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार से अनभिज्ञ हैं। और देश को भारत बैशिंग ब्रिगेड के को ये बात समझ लेना चाहिए कि उनकी हर तरह की इस तरह की कोशिशें, जो कोशिशें भी उन्होंने की हैं, वो नाकाम हुई हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बार जब शपथ लिया और सेंट्रल हॉल में उस वक्त उन्होंने संविधान के सामने सर झुका करके कहा था कि जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारा है, हमें देश के 130 करोड़ लोगों को तरक्की का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बनाना है, और वो बना रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री टीचर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुझे लगता है 5-6 मरतबा आपने इसका जिक्र किया है, बाकायदा आपने इस पर ब्लॉग भी लिखा है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ये इस्लामोफोबिया बोगस बैशिंग ब्रिगेड की बोगी। इस बोगी को आप लोग ट्रैक पर क्यों नहीं लाते? इस बोगी में कितने सवारी हैं? ये कौन लोग हैं? इनके ऊपर किसी तरह का कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? और अगर ये कोई इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है ना, ऐसे ही तो कहीं तो आग होगी तभी धुआं निकला होगा ना। देखिए मैं बताऊं आपको, हाँ मैं बता रहा हूं ना, आग बताता हूं मैं आपको। ये जो बोगी मैंने ये भूत बताया ना, बैशिंग ब्रिगेड वाला भूत जो था, उसने जो है वो जब रमजान आया तो रमजान में तमाम उलमा, तमाम सामाजिक संगठनों, तमाम धार्मिक संगठनों और तमाम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि हम जो है इस बार इबादत जो है घरों पे करेंगे, तराबियां घरों पे करेंगे, इफ्तार के प्रोग्राम हम घरों पे करेंगे, क्योंकि मेरा देश ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया के लिए नज़ीर है कि मेरे देश में जो है वो रमज़ान के टाइम जो नमाजें हैं वो सड़कों पे भी होती हैं, सार्वजनिक स्थलों पे होती हैं। हिंदू जो है हजरात जो है, जो नॉन मुस्लिम हजरात हैं, वो इफ्तार पार्टियां करते हैं, तमाम लोग उसमें जाते हैं, और तराबियां होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, सार्वजनिक जगहों पर होती हैं और मस्जिदों में भी होती हैं। सब ने तय किया कि हम जो है वो इस बार घरों पे करेंगे। अब एक वीडियो चलता है, वो मेरे पास भी आया, और एक बहुत बड़े इमाम साहब ने मुझे भेजा है कि भाई ये मुख्तार साहब ये देखिए ये सच है क्या? अब इसमें था कि देखो ये तो अभी शुरुआत है, ये कोरोना के नाम पर तुम्हें मस्जिदों से रोका जा रहा है। अगर तुमने मस्जिदों को वीरान किया तो तुम खुदा के यहां भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और दुनिया में भी तुम जो है तुम्हें जो है निजात नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें बहुत गलत पूरा, इसमें कुछ उन्होंने कुरान शरीफ की आयतें झूठी सच्ची उसमें मिलाने की कोशिश की। मतलब आप ये कह रहे हैं उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत गजब की बात है, सबने डिसाइड कर लिया था। फिर मेरे पास एक फोन आ गया, कर्नाटक बंगलौर से आया एक फोन, एक फोन महाराष्ट्र से आया, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों से ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि लोग जो है वो एक तरह से परेशान से हुए। अब मैंने इसके सूत्र पता लगाए, सूत्र भी पता लग गए। मैंने गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय को कहा कि भैया इसको देखिए, ये तो बहुत गलत कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये फर्जी फेक जो है वीडियो फैला करके। और कुछ जगहों पर लोग चले भी गए पहले रमजान के दिन, वहां के जो उलमा थे उन्होंने समझाया कि नहीं ये सब झूठी बातें हैं और गलत है, हमें जो है वो बिल्कुल हिफाजत के साथ इबादत करनी चाहिए। यही जो है वो इस्लाम का भी पैगाम है और यही इस्लाम का भी संदेश है और सबक। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है, एक तरफा कार्रवाई का उस पर आरोप लग रहा है। यूएपीए के तहत जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक है। उनमें से एक सफूरा जरगर है जो कि प्रेग्नेंट है। बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है और बाकी बहुत सारे दंगे करने वाले या जिनके ऊपर आरोप है वो बाहर खुले घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए एक बात बताइए आप कि दंगा हो, बेगुनाहों की लाशों पर खड़े होकर के और अपने जश्न और अपनी कामयाबी का जो है वो झंडा बुलंद करने की कोशिश की जाए, जिस तरह से शाहीन बाग में हुआ। हम ये नहीं कहते कि जो शाहीन बाग में हमारी बहनें थीं, जो महिलाएं थीं, वो कोई राजद्रोही थी,
लेकिन उनको गुमराह करके एक ऐसे रास्ते पे ढकेल दिया गया जिसका कि एंट्री गेट था, एग्जिट गेट बंद कर दिया गया। उसके बाद एक पूरी तरह से एक कैंपेन चली, और मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये जो एक साजिशी सिंडिकेट था, उस साजिशी सिंडिकेट ने हर दिन शाम को आकर के एक भाषण किया, फिर एक भाषण किया, फिर एक भाषण किया, उसे कहा कि ये तो तुम्हारी आजादी की लड़ाई है, परेशानी ये तो ये ना, जंग आरोप आजादी ये है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं आपको दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी। उसके बाद दंगा हुआ। हाँ, इस मसले पर हम थोड़ा दंगा हम थोड़ा तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। अभी मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप कह रहे हैं एक तरफा ये नहीं है, और एक ब्रिगेड है जो इस्लामोफोबिया फैलाने का काम कर रही है, तो उस ब्रिगेड को किसी भी तरीके से आपको तोड़ना होगा। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं